अंधियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आप सभी का स्वागत है एक और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाय द वे, मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब को, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, जिसे लिखा है किंशुक नाग ने। तो अगर इस किताब के बारे में बात करें तो ये किताब है एक आदमी के बारे में जो कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ और लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर गया, और वो इंसान थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 दशकों तक देश की सेवा में अपना योगदान दिया। इस किताब में आपको उनके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कैसे इतने सालों तक वो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन को मेंटेन कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ट्रू सेंस में एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है उन लाखों लोगों के लिए जो उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत के सालों के सफर से। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1924 यानी कि 1924 में क्रिसमस के दिन प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर में एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। यहीं पर उनका बचपन गुजरा और शुरुआती शिक्षा यानी कि अर्ली एजुकेशन भी मिली। तब ये राज्य, ये स्टेट ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। उनके फादर कृष्ण बिहारी पहले एक स्कूल टीचर थे, जो बाद में हेडमास्टर प्रमोट किए गए और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर बनकर रहे। अपने फादर कृष्ण बिहारी के इन्फ्लुएंस से अटल जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक था। 1942 यानी कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे इंडिया में फैला तो ग्वालियर में भी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। कृष्ण बिहारी ने देखा कि उनके बेटे अटल और प्रेम भी रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने दोनों को बटेश्वर भेजने का फैसला लिया। लेकिन जल्दी ही बटेश्वर भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गया। तभी एक दिन गांव की मार्केट में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। अटल और प्रेम भी वहां पर थे। भीड़ के लीडर लीलाधर वाजपेयी ने बड़ी पावरफुल स्पीच दी। वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को डिमोलिश यानी कि ध्वस्त करके वहां पर इंडियन फ्लैग खड़ा कर दो। लीलाधर बड़े अच्छे स्पीकर थे। उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। दोनों भाई अटल और प्रेम भी भीड़ के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने डिमोलिशन यानी कि ध्वस्त करने वाली किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया। जब बाकी लोग क्विट इंडिया के नारे लगाते हुए बिल्डिंग्स को जला रहे थे तो दोनों भाई उसमें शामिल नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद ही अथॉरिटीज वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने कई सारे लोग अरेस्ट किए, जिसमें लीलाधर, अटल और प्रेम भी थे। दोनों भाइयों को 23 दिन जेल में काटने पड़े। कृष्ण बिहारी को जब ये सब कुछ पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। अपने बेटों को छुड़ाने के लिए जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। इसी बीच पुलिस ने अटल और प्रेम को अलग अलग रख कर पूछताछ की, लेकिन दोनों ने सेम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग भीड़ के साथ जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोई भी तोड़फोड़ नहीं की। क्राउड के लीडर लीलाधर को गिल्टी मान करके कोर्ट ने 3 साल के लिए जेल भेज दिया। दोनों भाई अटल और प्रेम को छोड़ दिया गया। ये इंसिडेंट इस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी आई ओपनर से कम नहीं था। अरेस्ट के टाइम अटल ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे, जहां वो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सीख रहे थे और बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसीलिए आगे की पढ़ाई उन्होंने कानपुर से की। उन्होंने ऑनर्स से ग्रेजुएशन पूरी की और पढ़ाई के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के कांटेक्ट में आए। यहाँ उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला उसने उनके पॉलिटिकल लीडरशिप की नींव रखी। और अगर बात करें पॉलिटिक्स में एंट्री की, तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने शुरुआती पॉलिटिकल करियर में दीनदयाल उपाध्याय से बड़े इन्फ्लुएंस्ड रहे। दोनों ही नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण थे और दोनों RSS के मेंबर भी थे। RSS न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पर अटल के काम से दीनदयाल बड़े इम्प्रेस थे, बड़े खुश थे। अटल जी की लाइफ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बड़ा इन्फ्लुएंस किया था, जो कि जनसंघ के फाउंडर थे।
आरएसएस नई पॉलिटिकल पार्टी का मेजर सपोर्टर बन गया था और इसीलिए दीनदयाल ने अटल जी को श्यामा प्रसाद से मिलवाया। दीनदयाल को अटल जी एक ऐसे स्मार्ट एनर्जेटिक यंग मैन लगते थे जो कि जनसंघ के बड़े काम आ सकते थे, तो अटल जी श्यामा प्रसाद के असिस्टेंट बन गए। श्यामा प्रसाद जब कश्मीर के कंट्रोवर्शियल इशू पर काम कर रहे थे तो अटल जी उनके साथ ही थे। तब तक अटल जी की एक यंग आइडियल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में अच्छी खासी इमेज बन चुकी थी। श्यामा प्रसाद को कश्मीर जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो जाना चाहते थे। अटल और उनके स्टाफ के 3 और लोग उनके साथ पठानकोट तक गए। श्यामा प्रसाद को लगा कि शायद पंजाब गवर्नमेंट उन्हें रोक लेगी और अरेस्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अपने खिलाफ हो रही इन सभी साजिशों का उन्हें पता नहीं था। उन्हें कश्मीर में एंटर तो करने दिया गया, लेकिन उन्हें कश्मीर से वापस नहीं जाने दिया गया और कश्मीर में ही नजरबंद रहते हुए उनकी डेथ हो गई। जनसंघ पर मानो जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा। ये एक बहुत बड़ा हादसा था जिसने ऑपोजिशन पार्टी को बुरी तरीके से तोड़कर रख दिया था। तभी जनसंघ की लोकसभा में एक पोजीशन की वैकेंसी निकली। दीनदयाल ने अटल जी का नाम सजेस्ट किया। हालांकि तब अटल जी सिर्फ 28 साल के ही थे, लेकिन दीनदयाल को पूरा यकीन था कि अटल ने श्यामा प्रसाद से काफी कुछ सीखा है और उन्हें अटल के पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट पर भी पूरा भरोसा था। और इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन में खड़े हुए। तब जनसंघ उतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी। अटल ने बहुत हार्डवर्क किया, तब जाकर के 1957 यानी कि 1957 में जनसंघ 4 सीटें जीतकर पार्लियामेंट में पहुंची और उनमें से एक सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद थे। उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में सिर्फ 5 मिनट दिए गए बोलने के लिए और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर अटल जी की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काफी इम्प्रूव हुई। उनकी एबिलिटी थी कि वो अपना मैसेज एक बड़ी क्लियर ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिकेट करते थे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी उन्हें बहुत मानते थे। एक मौके पर नेहरू अटल को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलाने ले गए। पंडित नेहरू बोले कि ये यंग मैन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है। वैसे ये हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुझे इनका फ्यूचर काफी ग्रेट लगता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जनसंघ को किस तरीके से लीड किया अटल जी ने। जनसंघ में एक और ट्रेजेडी हो गई थी। 1967 यानी कि 1967 में दीनदयाल जनसंघ के प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन वो सिर्फ 40 दिन से ज्यादा पोजीशन में नहीं रह पाए क्योंकि अचानक उनकी मौत हो गई और वो भी बड़े मिस्टीरियस तरीके से। वो एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। उनकी मौत के बाद आरएसएस के लीडर एमएस गोलवालकर जनसंघ के नए प्रेसिडेंट बने। पुराने प्रेसिडेंट बलराज मधोक पोजीशन के लिए काफी पक्ष जुटाव कर रहे थे, लेकिन गोलवालकर को अटल एक बेहतर कैंडिडेट लग रहे थे। अटल जी को जब पता चला कि उनका नॉमिनेशन जनसंघ के प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है तो वो बड़े शॉक्ड हुए, चौंक गए। मैं दीनदयाल की जगह कैसे ले सकता हूँ, ये ख्याल उनके मन में आ रहा था। खैर, अटल जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। एक अच्छे लीडर के तौर पर उनकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज उभर कर आई। अटल जी ने एक मजबूत टीम बनाई जो उनके साथ मिलकर के काम कर सके। हालांकि अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, मधोक के दिल में अभी भी अटल के लिए रिवेंज की फीलिंग थी। वो हर मौके पर अटल की बात का प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन मधोक अटल को कमजोर नहीं कर पाए। अटल को देख करके वो हमेशा गुस्से में आ जाते थे, जबकि दूसरी ओर अटल जी हमेशा इस तरीके से रहा करते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मधोक अपने व्यूज में एक्सट्रीम थे, जबकि अटल जी हर बात को केयरफुली जज करते थे। अटल जी मिडिल ग्राउंड में रह करके हर साइड के गुड पॉइंट्स देखना पसंद करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए मधोक मुस्लिम इश्यूज को लेकर के एक्सट्रीम ओपिनियन देते थे, लेकिन अटल जी ने ऐसा कभी नहीं किया। अटल जी हमेशा टैक्टिकल अलायंसेस यानी कि सामरिक गठबंधन के फेवर में रहे। कई मौकों पर उन्होंने सेम गोल अचीव करने के लिए अपोजिशन पार्टी का साथ भी दिया। अटल जी ने एक बार कहा था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अवॉइड नहीं की जा सकती। इसकी एक ही दवा है कि पार्टीज को गठबंधन की राजनीति रखनी चाहिए। इसी बीच अटल जी को कई बार इंदिरा गांधी से भी डील करनी पड़ी। जैसे कि एक बार दोनों फेमस पॉलिटिशियन दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स की इशू पर डिसएग्री हो गए थे। ये जूनियर डॉक्टर्स सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे और साथ ही अपने लिए एक सेपरेट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मांग रहे थे। इस पर इंदिरा गांधी और अटल जी के बीच में पार्लियामेंट में जमकर के डिबेट हुई। इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीब लोग तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ना तो ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और ना ही नॉन कोऑपरेटिव बिहेव कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। इस सवाल पर अटल जी ने जवाब दिया था, क्या ये बात समझने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा? गरीब लोग कभी आवाज नहीं उठाते, उन्हें हमेशा ही दबाया जाता है और उनमें यूनिटी भी नहीं होती।
जबकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इन्हें अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकार अच्छे से पता है। तो इसी तरह कई और इश्यूज थे जिन पर इंदिरा गांधी और अटल जी के बीच में डिसएग्रीमेंट था। 1970 यानी कि 1970 में इंदिरा गांधी ने जनसंघ पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ये इंडियनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर देश चलाना चाहता है। इंदिरा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि वो जनसंघ ग्रुप से सिर्फ 5 मिनट में निपट सकती है। अटल जी को ये बात बड़ी बेतुकी लगी। उन्होंने इसका जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा कह रही है कि वो हमसे सिर्फ 5 मिनट में निपट सकती है, लेकिन 5 मिनट में जब वो अपने बाल नहीं ठीक कर सकती है तो हमें क्या ठीक करेगी। जब नेहरू जी हमसे नाराज होते थे तो एटलीस्ट अच्छी स्पीच तो देते थे और फिर जनसंघ उन्हें चिढ़ाती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ये बात नहीं है, वो खुद ही नाराज रहती है। अटल जी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि इंडियनाइजेशन क्या है। जनसंघ का प्रोग्राम तो सेक्युलरिज्म है, जिसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि सारी इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। अटल जी ने कहा था कि इंडियनाइजेशन इज अ मंत्र ऑफ नेशनल अवेकनिंग। जी हाँ, और अब आगे बात करते हैं लव, लाइफ एंड पोइट्री यानी कि प्यार, जिंदगी और कविता। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही। राजकुमारी कौल नाम की एक लेडी थी जो हमेशा अटल जी के घर का टेलीफोन पिक करती थी। एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया। गिरीश निकम याद करते हैं कि जब भी वो अटल जी के घर फोन करते थे, हमेशा मिसेस कौल ही फोन उठाती थी और एक बार मिसेस कौल ने उन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो, उनके हस्बैंड और वाजपेयी जी 40 सालों से अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तीनों सेम रेजिडेंस शेयर करते हैं। एक विमेंस मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मिसेस कौल ने कहा कि मेरा मिस्टर कौल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग अटल और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत सी कहानी है जो विक्टोरिया कॉलेज में शुरू हुई थी। मिसेस कौल और वाजपेयी जी एक्चुअली में क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये 1940 यानी कि 1940 की बात है। उन दिनों लड़के और लड़की के बीच में फ्रेंडशिप बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी, इसीलिए अक्सर दिल की बात दिल में ही रह जाती थी। एक दिन राजकुमारी कौल ने अपनी एक दोस्त को बताया कि अटल ने मेरे लिए स्कूल लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर एक लेटर रखा है। राजकुमारी ने उस लेटर को पढ़ा और रिप्लाई भी लिखा, लेकिन वो लेटर अटल जी नहीं पढ़ पाए। फिर कई साल गुजर गए और राजकुमारी की शादी ब्रिज नारायण कौल नाम की एक यंग टीचर से हो गई। एक्चुअली में राजकुमारी अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके फादर नहीं माने। कौल फैमिली वैसे तो ब्राह्मण थी, लेकिन वे लोग खुद को हायर कास्ट समझते थे। अटल जी अपनी लाइफ में मूव हो गए और एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन बने। जब मिस्टर एंड मिसेस कौल दिल्ली मूव हुए तो एक बार फिर से तीनों की मुलाकात हुई। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि ये रिश्ता लाइफ टाइम तक चला। और वैसे भी रिश्तों को निभाने का उनका अपना एक अलग ही अंदाज है। तो आइए आगे जानते हैं द मैन एंड हिज स्टाइल। अटल जी के अच्छे चरित्र यानी कि उनके गुड कैरेक्टर की कई लोग मिसाल देते हैं। वो बताते हैं कि अटल जी पार्लियामेंट के लिए बड़े ही डेडिकेट थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों भी अक्सर राज्यसभा और लोकसभा के सेशंस अटेंड करने आते थे। खासकर जब क्योरम बेल बजती थी तो सिग्नल देती है कि सेशन में कई लोग एब्सेंट हैं, नहीं आए हैं। तो अटल जी पर्सनली एमपीज को फोन करके पूछते थे और इतना ही नहीं, एक लॉ मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा सीरियसली लेते थे। हर भाषण में, हर स्पीच से पहले वो खूब रिसर्च करते थे और वो अपने सारे आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स को लिख करके रखते थे। अपने हार्डवर्क और पैशन की वजह से ही 1984 यानी कि 1984 में उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी दिया गया। अभी तक बहुत कम लोगों को ये ऑनर मिला है, जिनमें इंद्रजीत गुप्ता और जयपाल रेड्डी भी शामिल है। अटल जी का पहला प्यार ही पार्लियामेंट था। बहुत सारे लोग बताते हैं और शेयर करते हैं कि अटल जी कभी भी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करते थे। वो बोलने से पहले हमेशा सोचते थे और अपने इमोशंस पर उनका पूरा कंट्रोल था। अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता था तो वो शुद्ध हिंदी में बोलते थे। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी भले ही पब्लिक फिगर थे, लेकिन उनकी एक बहुत ही प्राइवेट पर्सनल लाइफ भी थी। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताना काफी पसंद था। उनका स्वभाव, उनका नेचर बड़ा ही वार्म और फ्रेंडली था। उनके दोस्त हमेशा उनसे मिलने पहुंच जाते थे। हर तरह के लोगों से उनकी फ्रेंडशिप थी। जो उनसे मिलने आते थे, अटल जी अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी उनसे जरूर मिलते और कोई अगर अपॉइंटमेंट के बिना ही चला आता तो उसे भी निराश नहीं करते थे। अटल जी कहते थे कि अब मैं क्या करूं, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे भी तो उनको टाइम देना पड़ेगा। वैसे कवि सुरेंद्र शर्मा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं
और बताते हैं कि एक बार वो बिना अपॉइंटमेंट के ही अटल जी के ऑफिस में पहुंच गए। उस टाइम अटल जी मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बातें कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुरेंद्र का वेलकम किया और तीनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। तो इस तरीके से उनका अपना अलग ही अंदाज था रिश्तों को निभाने का। आगे बात करते हैं जनता राज एंड बीजेपी। जी हाँ, जब पीएम मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट के साथ पावर में आए, अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बने। अटल जी की दिलचस्पी इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा थी। ये उनके करियर की अभी शुरुआत ही थी। अटल जी की हमेशा यही कोशिश रही कि इंडिया की ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बने। इस मामले में वो जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर्ड थे, जो खुद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे। अटल जी ने अपने टर्म में कोई रेडिकल चेंजेस यानी कि बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए। उन्होंने इंडिया की ये इमेज रखी कि वो सभी देशों के साथ फ्रेंडशिप चाहता है, दोस्ती चाहता है। उन्होंने ये भी श्योर किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरह के रेसिज्म और उपनिवेशवाद से दूर रहे। अटल जी कल्चर और रिलीजियस टॉलरेंस की प्रमोटर माने जा सकते हैं। अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी होने की वजह से हमें सब लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और यही प्रिंसिपल अटल जी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी अप्लाई किया। इंडिया का रशिया के साथ स्पेशल रिलेशनशिप रहा है। व्लादिमीर पुतिन इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे हैं। रशिया ने इंडिया की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी योगदान किया है। तो अटल जी ने रशिया के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की, और साथ ही दूसरे देशों के साथ भी एक खास रिलेशन बनाने पर पूरा जोर दिया। और इस तरीके से अटल जी ने यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, रोमानिया और दूसरे देशों के साथ दोस्ती सिक्योर की। अटल जी ने इंडिया और चाइना की दोस्ती भी मजबूत करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान की तरह चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ इंडिया की पहले वॉर भी हो चुकी है। और इसीलिए अटल जी 1979 यानी कि 1989 में चाइना गए। हालांकि उन्हें इंसल्ट फील करनी पड़ी, क्योंकि जब अटल जी चाइना के ऑफिशियल विजिट पर थे, तो उस टाइम डेंग शाओपिंग ने वियतनाम पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। अटल जी को जब क्रिटिसाइज किया गया कि वो हमेशा कंट्री से बाहर ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं मना नहीं कर रहा कि मैं ज्यादातर कंट्री से बाहर होता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे दूसरा मौका दीजिए। अटल जी ने इजराइल के साथ भी कंट्री के रिलेशन को इम्प्रूव किया, वो भी तब जब पीएम देसाई ने बोला कि इंडिया इजराइल के साथ तब तक कोई रिश्ता नहीं रखेगा जब तक कि इजराइल अरब नेशंस पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ देता। अटल जी ने अपनी मिडिल ग्राउंड वाली पोजीशन को रीस्टेट किया। हालांकि वो इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, लेकिन अटल जी ने क्लियर कर दिया था कि इंडिया अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा कि इजराइल अरब नेशन से दूर हट जाए और साथ ही पैलेस्टीन के लोगों को उनकी जगह वापस दे दे। इसी बीच कंट्री के अंदर अटल जी की जनता पार्टी आपसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई थी। इंदिरा गांधी की राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी पीएम मोरारजी देसाई और एमपी चरण सिंह जनता पार्टी को बांटने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ अटल जी और उनके सदस्य राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी को हटाना चाहते थे। वो एक ऐसी लिबरल पार्टी बनाना चाहते थे जिसमें हर कल्चर और रिलीजन के लिए जगह हो, और जो महात्मा गांधी के सोशलिज्म से इंस्पायर्ड हो, जहां गरीबों और लोअर कास्ट के लोगों को बराबर अधिकार और अवसर मिल सके। अटल जी और उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड एल.के. आडवाणी और कुछ बाकियों ने मिलकर के 1980 यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसका नाम बेशक जनता संघ से लिया गया था, लेकिन इसकी इमेज एकदम डिफरेंट थी, एकदम अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले लीडर थे। उन्होंने मुस्लिम मिनिस्टर सिकंदर बख्त और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के.एस. हेगड़े जैसे लोगों को इसमें शामिल किया। बीजेपी का एजेंडा एक नई तरह की पॉलिटिक्स करना था, जो सिर्फ पार्लियामेंट सीट्स और कन्फ्रंटेशन तक लिमिट ना रहे। बीजेपी ना तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है और ना ही कैपिटलिज्म को। अटल जी की इस नई पार्टी का मकसद तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना था, जिसका सीधा सा मतलब है बीजेपी धर्म पर नहीं बल्कि मोरालिटी पर फोकस करती है। और इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटनेस टू अयोध्या के बारे में। जी हाँ, एल.के. आडवाणी की लीडरशिप में बीजेपी ने अयोध्या डिस्प्यूट का मामला उठाया था। हिंदू मानते हैं कि अयोध्या में जहां आज मस्जिद है, उस जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। किसी जमाने में वहां पर भगवान राम मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1528 यानी कि 1528 में बिल्कुल उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए ये इशू उठाया है। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट के मामलों में बिजी थे।
अयोध्या कांड के वक्त वो दिल्ली में थे। 6 दिसंबर 1992 यानी कि 1992 के दंगों में बहुत से मुस्लिम मारे गए। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। उस दिन सुबह LK आडवाणी के साथ कुछ और बीजेपी मेंबर्स अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन जब टेंशन बढ़ने लगी तो उन लोगों को वहां से निकलना पड़ा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अटल जी ने इस घटना पर बड़ा दुख जताया। उनका मानना था कि ये डिस्प्यूट लोकल लेवल पर ही सॉल्व कर सकते थे। वो इस तरह के तोड़फोड़ और दंगों के सख्त खिलाफ थे। अयोध्या मामला उसी तरह सुलझना चाहिए था जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का हुआ था। अगर अयोध्या में राम मंदिर डिस्प्यूट के बीच रिबिल्ड किया जाता तो शायद ये हादसा भी नहीं होता, और तब ना तो दंगे फसाद में इतने लोगों की जाने जाती और बाबरी मस्जिद को भी डिमोलिश यानी कि ध्वस्त नहीं किया जाता। और आगे अब बात करते हैं पोस्ट अयोध्या टू राम मंदिर यानी कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने मुंबई, भोपाल, सूरत और बाकी जगहों पर दंगे भड़का दिए थे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। बीजेपी और LK आडवाणी के लिए अयोध्या ट्रेजेडी बहुत बड़ा झटका थी। लोगों में बीजेपी और आडवाणी बदनाम हो गए थे और सारा फेवर अटल जी को मिला, जो कि आडवाणी से ज्यादा मॉडरेट और एग्रीएबल था। अयोध्या हादसा अटल जी के पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और आडवाणी को जो स्कैंडल फेस करने पड़े उससे अटल जी की पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ये पॉपुलर इशू था जैन डायरीज का। ऐसा माना जाता है कि 1987 यानी कि 1987 से 1991 यानी कि 1991 के बीच कई टॉप पॉलिटिशियंस ने कुछ बिजनेसमैन से रिश्वत ली थी। SK जैन नाम के एक बिजनेसमैन ने सारी लेन देन एक डायरी में रिकॉर्ड करके रखी थी और रिश्वत लेने वालों में आडवाणी का भी नाम शामिल था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैंडल किया था। वर्डिक्ट आने से पहले ही आडवाणी जी ने लीडरशिप अटल जी को पास कर दी थी। 1995 यानी कि 1995 में बीजेपी की एनुअल मीटिंग में आडवाणी खड़े हुए और अनाउंस किया कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। इसके बाद कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा। फिर लोग चिल्लाने लगे, अगली बार अटल बिहारी। अटल जी के जेंटल नेचर की वजह से बहुत से लोग उन्हें पसंद करते थे। वो बहुत ही सोच समझ कर के अपने शब्द बोलते थे ताकि किसी को बुरा न लगे। अपनी राय देते टाइम भी वो मॉडरेट रहते थे। वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन में आने से बचते रहे। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज बनाए रखी। इस न्यू लीडरशिप ने बीजेपी को नई आशा दी, नई उम्मीदें दी, और इतना ही नहीं दूसरी पार्टीज के पॉलिटिशियंस और जनरल पब्लिक भी अटल जी को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। 1996 यानी कि 1996 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन जीत तो गए, लेकिन पोजीशन में सिर्फ 13 दिन रह पाए। वो बीजेपी पार्टी से जीतने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अटल जी को तुरंत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का पता चल चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट विंग मिलकर के बीजेपी को पावर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बारे में अटल जी ने अपनी स्पीच में कहा, ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। 1998 यानी कि 1998 में उन्हें एक और फेल्ड टर्म फेस करना पड़ा। फिर 1999 यानी कि 1999 में जाकर के ही प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। 1999 से 2004 तक उन्होंने देश की सेवा की। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने 5 इयर्स टर्म पूरा किया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शांति के बारे में। जी हाँ, अपनी जिंदगी शांति के लिए अटल जी ने न्यौछावर कर दी। बात ऐसी है कि एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी अचीवमेंट न्यूक्लियर टेस्ट है जो इंडिया ने किया। इंडियंस इस टेस्ट का इंतजार पिछली 2 गवर्नमेंट के टाइम से कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल जी ही थे जो ये कर पाए। उन्होंने इस टेस्ट के बारे में कहा था, राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। ये टेस्ट पोखरण के एक छोटे से डेजर्ट टाउन में हुआ था। प्रधानमंत्री अटल जी, साइंटिस्ट की टीम और मिलिट्री की देखरेख में ये टेस्ट अमेरिकन सैटेलाइट से छुप करके किया गया था। कुल मिलाकर के 11 से 13 मई 1998 यानी कि 1998 को सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल जी ने खुद इसकी इंफॉर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे देश को दी थी। इस न्यूक्लियर टेस्ट का इंडिया ने खुलकर वेलकम किया। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में भी उछाल आ गया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। अमेरिकन ने अपनी मिलिट्री हेल्प कट ऑफ कर दी थी। दूसरी तरफ फ्रांस और रशिया न्यूट्रल थे, जबकि चाइना भड़क गया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिमांड रखी कि इंडिया तुरंत न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद कर दे।
उसके कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान ने भी चगताई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिस पर यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कुछ यूं रिएक्ट किया, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो इस तरीके से एक बहुत ही साहसिक कदम था जो अटल जी ने उठाया। आगे बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के फॉर्मर लीडर और अटल के मेंटोर थे, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच समझौता सजेस्ट किया और एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू ग्रुप्स ने इस बात का भरपूर विरोध किया। लेकिन दीनदयाल को इस बायलिटरल रिलेशंस की काफी एडवांटेज नजर आ रही थी, बहुत सारा फायदा नजर आ रहा था। साउथ एशियन कंट्रीज के कई सारे इश्यूज पर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। अटल जी ने सोचा कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, तब टाइम आ गया है कि दोनों आपस में अच्छे पड़ोसी बनकर रहे। उस टाइम के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी यही सोचते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऑफिशियली पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट किया। 19 फरवरी 1999 के दिन अटल जी ने हिस्टोरिकल क्रॉस ओवर किया। वो पंजाब बॉर्डर के थ्रू बस से पाकिस्तान पहुंचे। अटल जी के साथ 22 लोग और थे जो अपने अपने फील्ड के जाने माने लोग थे। उनके साथ उनके कोलीग्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे और देवानंद साहब, जावेद अख्तर साहब और मल्लिका साराभाई जैसे और भी सेलिब्रिटीज थे। जिस बस से इन्होंने ट्रैवल किया वो भी एक लोकल सेलिब्रिटी बन गई। इस बस सर्विस के थ्रू बॉर्डर के दोनों तरफ की फैमिलीज एक दूसरे से मिल पाती है। जैसे ही अटल जी पाकिस्तान पहुंचे, नवाज शरीफ खुद उन्हें वेलकम करने आए। हजारों लोगों ने यह हिस्टोरिकल क्रॉसओवर देखा। जैसा कि अटल जी ने कहा, ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में एक यादगार मोमेंट रहेगा। हम सब यहाँ चैलेंजेस से ऊपर उठने के लिए साथ में खड़े हैं। उनके और शरीफ के बीच लाहौर समझौता हुआ, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स का पीसफुल तरीके से, शांति से समाधान निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच एक फ्रेंडली कल्चर, कमर्शियल और मिलिट्री रिलेशनशिप मेंटेन रखने की बात की गई और ये भी कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्क को रिड्यूस करेंगे। अटल जी ने शरीफ से मीटिंग तो की ही थी, साथ ही वो मीनारे पाकिस्तान भी देखने गए। ये मॉन्यूमेंट 1947 यानी कि 1947 में एक नई नेशन के बर्थ की यादगार के तौर पर बिल्ड किया गया था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि अटल जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ये इम्प्रेशन जाएगा कि वो पाकिस्तान के कंसेप्शन को अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन पीएम अटल जी ने कहा कि मुझे इस स्टाम्प ऑफ अप्रूवल में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। पाकिस्तान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की अपनी एक पहचान है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिवाइविंग ऑफ द इकोनॉमी। जी हाँ, पीएम अटल जी ने इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन किया था। इंडियन इकोनॉमी को पावरफुल बनाने में उनके एफर्ट्स काफी सक्सेसफुल रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को प्राइवेट किया। पहले ये दोनों बड़ी ऑयल कंपनीज गवर्नमेंट चलाती थी। अटल जी ने इंटरनेशनल टेलीफोन कंपनी विदेश संचार निगम को भी प्राइवेट करके न्यू गवर्नमेंट कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड क्रिएट की। 2000 से 2002 के बीच 13 होटल्स और 12 कंपनीज बेच दी गई जो गवर्नमेंट के अंडर थी। इसमें मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स और कंप्यूटर मेंटेनेंस कंपनी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट के कई होटल्स भी शामिल थे। लेकिन आखिर इस प्राइवेटाइजेशन के पीछे लॉजिक क्या था? क्योंकि पीएम अटल जी चाहते थे कि पेट्रोलियम, फूड, टूरिज्म, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और बाकी सेक्टर्स बेहतर तरीके से ग्रो करें और सिर्फ लीडिंग कॉर्पोरेशंस और ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में ही इन कंपनीज की ग्रोथ सिक्योर थी। इन सोल्ड ऑफ कंपनीज की ग्रोथ को अब ब्यूरोक्रेसी लिमिट नहीं कर सकती थी। अरविंद पनागारिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। उन्होंने लिखा कि यूपीए गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी की हाई ग्रोथ पीएम अटल जी के रिफॉर्म पॉलिसी की वजह से ही पॉसिबल हुई। लास्ट ईयर अटल जी के टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% थी और 10 सालों बाद भी ये सेम रही। पीएम अटल जी की एडमिनिस्ट्रेशन में लो इंटरेस्ट रेट था और इन्फ्लेशन रेट भी कम था। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए अटल जी को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम। जी हाँ, पीएम अटल जी को आइडिया हो गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगा। ये एक वेल कंसीव्ड और वेल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम था जो 2012 में पूरा हुआ। इंडिया के चारों कॉर्नर्स अब फाइनली कनेक्ट हो गए थे।
चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को अब एक हाईवे नेटवर्क जोड़ता है। आज बेंगलुरु, सूरत, कानपुर और बाकी दूसरी बड़ी सिटीज से होकर के बिग रोड्स गुजरती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम से न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हुई, बल्कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी काफी सुधार हुआ। साथ ही इसने हमारे देश की ड्राइवर्स कल्चर को भी नरिश किया है। आज इंडिया पहले से कहीं ज्यादा जियोग्राफिकली यूनाइटेड है और इस एम्बिशन को किसी और ने नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। आगे बात करते हैं एग्जिस्टिंग पावर, यानी कि अटल जी के 5 साल का टर्म पूरा होते होते वो ऑलरेडी 80 साल के हो चुके थे। वो एक माने हुए रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कई अप्स एंड डाउन देखे थे। फरवरी 2009 में अटल जी को तेज फीवर और चेस्ट इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उन्हें स्ट्रोक आया था, जिससे उनकी कंडीशन बिगड़ती चली गई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी के न्यू कैंडिडेट को लेटर लिख करके अपनी ब्लेसिंग्स दी। खराब हेल्थ कंडीशन के चलते उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी। अब वो अपने घर में व्हील चेयर में बैठे रहते थे और स्ट्रोक की वजह से वो बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे। बाद में उन्हें डिमेंशिया भी हो गया था और डायबिटीज की वजह से उनकी बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत होती थी और खाने में भी तकलीफ होती थी। इन सब के बावजूद उनके दोस्त और कोलीग्स उनसे मिलने आते रहे। उनके लास्ट बर्थडे पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। इस सेरेमनी में उनके कई सारे फॉलोअर्स आए थे और लोगों के दिल में इस आदमी के लिए एक बहुत ही गहरी रिस्पेक्ट और बेशुमार प्यार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा के नाम कर दी थी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक पॉलिटिशियन से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। वो उन कुछ गिने चुने लीडर्स में थे जो पॉलिटिक्स में होने के बावजूद लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट रहे। अटल जी की अमेजिंग एबिलिटी थी कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के लोगों से भी निभा लेते थे। वो सिर्फ 25 साल के थे जब दिल्ली आए थे। इंडियन रिपब्लिक की जस्ट शुरुआत हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। अटल जी एक यंग मैन थे जब पार्लियामेंट में आए। उन्होंने किस बर्ड आई व्यू की तरह इंडिया को एक नेशन के तौर पर अपने सामने बनते हुए देखा था। किसी जमाने में पार्लियामेंट सोलर सिस्टम की तरह था, जिसमें नेशनल कांग्रेस सूरज की तरह थी और बाकी दूसरी पार्टीज प्लेनेट की तरह उसके चक्कर लगाती थी। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जो बीजेपी को एकदम नए लेवल पर लेकर गए। एक तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट का नया सूरज बना दिया था। इंडिया के लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टरनेटिव मिल चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और बीजेपी ने देश को ज्यादा चॉइस और ज्यादा ओपन माइंडेड व्यू दिया। सर्विस ओवर पॉलिटिक्स और सबको साथ लेकर चलना और सबकी सेवा करना, ऐसी बातें हैं जो आज भी पॉलिटिशियन अटल जी से सीख सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को सुनने और जानने के बाद में मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये है इस समरी का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा मिडिल ग्राउंड में रहे, क्योंकि वो किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। वो हर कास्ट और हर धर्म के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते थे। उन्होंने सभी लोगों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उन्हें सबके भले की फिक्र थी। इतना ही नहीं, अटल जी ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और गांधीयन सोशलिज्म को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इक्वल राइट्स यानी कि बराबर का अधिकार और बराबर के अवसर पर सबका हक है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स की और हमेशा लोगों की सर्विस, लोगों की सेवा को प्रायोरिटी दी, जो कि एक पॉलिटिशियन की असली ड्यूटी है। अपने जेंटल और बहुत ही फ्रेंडली नेचर से वो सबका दिल जीत लेते थे। वो एक महान इंसान थे जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के ग्रेट लीडर्स में से एक थे और उन्हें हमारा शत शत नमन। इसी के साथ दोस्तों, ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी से प्रेरणा लेने का जो सिलसिला है वो अनंत है, क्योंकि आप उनकी पूरी जिंदगी से प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, उनकी कविता